Hello everyone, welcome to Biopool. If you like the videos present on my channel, please like, comment, share and subscribe. तो हम कंटिन्यू करते हैं बायोमोलिक्यूल्स और ये हमारी पार्ट 7th वीडियो है। तो जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में काफ़ी डिफरेंट टाइप के बायोमोलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा, तो अब देखते हैं बायोमोलिक्यूल्स की कुछ प्रॉपर्टीज और वो किस तरह से वर्क करते हैं। तो ऑल द बायोमोलिक्यूल्स हैव टर्नओवर। अब टर्नओवर मींस क्या होता है? जो हमारे सारे बायोमोलिक्यूल्स हैं वो कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहते हैं। तो जैसा अगर हम एग्जांपल लें कि कोई सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में बदल रहा है, तो A प्लस बी इज कन्वर्टिंग इनटू C प्लस डी। तो A प्लस बी आपका सबस्ट्रेट है एंड C प्लस डी आपका प्रोडक्ट है। तो जितने भी बायोमोलिक्यूल्स हैं वो सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट में, और प्रोडक्ट जो है वो किसी और साइकिल में एज अ सबस्ट्रेट वर्क कर सकता है और फिर वो एक नया प्रोडक्ट बनाएगा। तो सभी बायोमोलिक्यूल्स कॉन्स्टेंटली ब्रेक होते हैं एंड मेकिंग। तो ये जो बायोमोलिक्यूल्स का प्रोसेस है ब्रेकिंग एंड मेकिंग, जिसमें एक बायोमोलिक्यूल ब्रेक होता है और सिंपलर सब्सटेंस बनाता है, और सिंपलर सब्सटेंस फिर से ज्वाइन होते हैं और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाते हैं। जैसा हमने प्रीवियसली देखा, हमारे अमाइनो एसिड्स जो हैं अगर वो ज्वाइन होंगे तो वो क्या बनाएंगे? हमारे प्रोटीन्स। अब प्रोटीन्स ब्रेक होंगे तो क्या बनाएंगे? अमाइनो एसिड। तो इसी तरह से सभी बायोमोलिक्यूल्स कॉन्स्टेंटली चेंजिंग है इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और ये सभी होता है अंडर अ केमिकल रिएक्शंस। तो ये सभी केमिकल रिएक्शंस जिसमें ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बायोमोलिक्यूल्स होता है, इन्हें हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। तो हर एक मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो है वहां पे क्या हो रहा है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल। तो हर एक मॉलिक्यूल एज अ सबस्ट्रेट या एज अ प्रोडक्ट एक्ट करता है इन डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस। तो जैसे कि यहाँ मेटाबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन का आपको एग्जांपल दिया है, रिमूवल ऑफ CO2 फ्रॉम अमाइनो एसिड फॉर मेकिंग एन अमाइनो एसिड इनटू अमीन में कन्वर्ट करना है, रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप इन अ न्यूक्लियोटाइड बेस, जैसा हमने ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड एंड फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड देखा था। तो ये क्या था? आपके मेटाबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन थे जिसमें एक मॉलिक्यूल्स जो है वो कंबाइन हो रहे हैं और न्यू मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो जितने भी आपके मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं वो आइसोलेशन में नहीं होते, सभी रिएक्शन एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। जैसा मैंने कहा कि जो आपका सबस्ट्रेट प्रोडक्ट बना रहा है, हो सकता है वो प्रोडक्ट किसी और साइकिल में एज अ सबस्ट्रेट एक्ट कर रहा हो, जो कि हमारी बॉडी में कॉन्स्टेंटली होता है। तो ये सभी रिएक्शन इंटरकनेक्टेड हैं। एक रिएक्शन में एक केमिकल प्रोसेसेस का जो प्रोडक्ट है वो दूसरे आपके केमिकल प्रोसेस में, केमिकल रिएक्शन में वहां पे सबस्ट्रेट हो सकता है। तो ये सारे केमिकल प्रोसेसेस हैं जिसमें आपके मेटाबोलाइट्स जो है, मींस आपके जितने भी सबस्ट्रेट प्रोडक्ट बायोमोलिक्यूल्स हैं जो कन्वर्ट हो रहे हैं इन अ सीरीज ऑफ लिंक्ड रिएक्शन कॉल्ड मेटाबॉलिक पाथवेज। तो मेटाबॉलिक पाथवेज के बारे में हम आगे फर्दर पढ़ेंगे। हमारे पास ग्लाइकोलिसिस, फर्मेंटेशन, TCA साइकिल है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। तो ये सभी क्या है? हमारे डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं जिसमें आपके डिफरेंट मेटाबोलाइट्स पार्टिसिपेट करते हैं। तो मेटाबॉलिक पाथवेज अगर हम समझें सिंपली तो वो एक ऑटोमोबाइल ट्रैफिक की तरह होते हैं, क्योंकि वहां पे सर्कुलर पाथवे भी है और लीनियर पाथवे भी है, और वो सभी पाथवेज एक दूसरे को क्रिस क्रॉस कर रहे हैं। तो आप जो रोड्स हैं उनका जो नेटवर्क है उस तरह से मेटाबॉलिक पाथवेज को देख सकते हो, क्योंकि जितने भी मेटाबॉलिक पाथवेज हैं उनमें एक डेफिनेट रेट एंड डायरेक्शन होता है, लाइक ऑटोमोबाइल ट्रैफिक। अब जो स्पेसिफिक रोड्स हैं, जिस तरह से हम रोड्स में जो रूल्स फॉलो करते हैं, वैसे ही आपके मेटाबॉलिक पाथवे में भी स्पेसिफिक रूल्स फॉलो होते हैं। कोई भी मेटाबोलाइट किसी भी प्रोसेस में एंटर नहीं कर सकता, उसका एक स्पेसिफिक पाथ होगा, डायरेक्शन होगा जिससे वो एंट्री करेगा। तो सभी मेटाबोलाइट जो हैं दे आर इन डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो हमारी बॉडी में सभी मेटाबोलाइट्स जो हैं वो एक कॉन्स्टेंटली चेंजिंग स्टेट में होते हैं, और जिससे वो मेटाबॉलिक पाथवे में पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हो, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स डायग्राम है जिसमें डिफरेंट हमारी बॉडी के जितने भी मेटाबॉलिक पाथवे हमारी बॉडी में हो रहे हैं उनको दिखाया गया है। तो आप देख सकते हो कितना कॉम्प्लेक्स है, ये सभी चेन एक दूसरे से कनेक्टेड है।
कहीं आपको सर्कुलर साइकिल दिख रही होगी, कहीं लीनियर साइकिल दिख रही होंगी। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे दो डायग्राम दिए हैं जिसमें आपको दिखाया गया, देखो ग्लाइकोलिसिस जिसमें आपका ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है, एनर्जी बनती है, ग्लूकोनियोजेनेसिस जिसमें न्यू ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट रिसोर्स से, ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म, यहाँ ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन होना, ग्लाइकोजन का बनना, सिट्रिक एसिड साइकिल दैट इज टीसीए साइकिल, यूरिया साइकिल। तो ये सभी डिफरेंट हमारी बॉडी में साइकिल्स हैं जिसमें डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स या फिर ब्रेक डाउन हो रहे हैं या फिर वो प्रोडक्ट्स को बनाया जा रहा है। तो ये सभी साइकिल्स एक दूसरे से कनेक्टेड। अब हम इतने केमिकल रिएक्शंस की बात कर रहे हैं, हम प्रोडक्ट सबस्ट्रेट की बात कर रहे हैं, तो जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो सभी केमिकल रिएक्शन कैटलाइज किए जाते हैं और हमारी बॉडी में कोई भी ऐसा मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं है जो कि अनकैटलाइज्ड हो। अब अनकैटलाइज्ड या कैटलाइज्ड रिएक्शन क्या होता है? कैटलाइज्ड रिएक्शन वो होते हैं जो स्पेसिफिकली किसी कैटलिस्ट के द्वारा करवाए जाते हैं। अब व्हाट आर कैटलिस्ट? जैसा कि आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, ऑल एंजाइम्स आर known as catalyst because they catalyze a reaction, क्योंकि वो इन सभी रिएक्शन को hasten the rate of given metabolic reaction means फास्ट कर देते हैं हमारे सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को। तो हमारे जितने भी कैटलिस्ट होते हैं उनके पास पावरफुल कैटालिटिक पावर है और ये सभी जो कैटलिस्ट हैं दे आर प्रोटीन्स। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। तो हमारे एंजाइम्स जो होते हैं दे आर ऑल्सो नोन एज कैटलिस्ट या फिर बायो कैटलिस्ट, जो कि हमारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, मेटाबॉलिक पाथवेज, केमिकल रिएक्शंस को कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं। अब दो टर्मिनोलॉजीज आती हैं, कैटाबॉलिक रिएक्शन एंड एनाबॉलिक रिएक्शन। चैप्टर 1 में भी हमने इनके बारे में डिस्कस किया था। कैटाबॉलिज्म मींस ब्रेक डाउन, जहां पे आपका कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन होगा और उसमें रिलीज ऑफ एनर्जी होगी। एनाबॉलिक रिएक्शन जिसमें आपका सिंपल सब्सटेंस वापस से कॉम्प्लेक्स आपके मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएगा और इसमें एनर्जी कंज्यूम होगी। तो एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक रिएक्शन आप दोनों के बिल्कुल ऑपोजिट रिएक्शन है और इन दोनों को कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं? दीज आर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, दीज आर मेटाबॉलिक रिएक्शंस। तो एनाबॉलिज्म में एनर्जी जो है वो लगती है टू बिल्ड अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, हम एनर्जी यूज करेंगे एनाबॉलिज्म में। कैटाबॉलिज्म में हमें एनर्जी मिलेगी जब हम किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को ब्रेक डाउन करेंगे और सिंपल कंपाउंड्स या सिंपल प्रोडक्ट्स बनाएंगे। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ सभी डेफिनेशंस लिखी है। कैटाबॉलिक रिएक्शन में कॉम्प्लेक्स टू सिंपलर प्रोडक्ट्स और एनाबॉलिक में सिंपलर टू कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स आपके बनते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कैटाबॉलिज्म में एनर्जी रिलीज होती है, एनाबॉलिज्म में एनर्जी कंज्यूम होती है और हमारी बॉडी में जो एनर्जी करेंसी है दैट इज एटीपी। तो इसका मतलब यहाँ एटीपी का प्रोडक्शन हो रहा है और यहाँ एटीपी का कंजम्पशन हो रहा है। तो अभी जो मैंने आपको बताया वही यहाँ डिटेल में है कि जितने भी मेटाबॉलिक पाथवेज हैं उसमें दो ही चीजें हो रही हैं, कॉम्प्लेक्स से सिंपलर प्रोडक्ट्स बन रहे हैं या फिर सिंपल से कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट बन रहे हैं। अब हमारे ये जितने भी पाथवेज हैं जिसमें सिंपल टू कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लेक्स टू सिंपल हमारे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, तो इन्हें हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म और जिन्हें डिवाइड किया गया है कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक पाथवेज में। तो एनाबॉलिक पाथवे में एनर्जी कंज्यूम हो रही है, कैटाबॉलिक पाथवे में एनर्जी रिलीज हो रही है। एनाबॉलिज्म में क्या होगा कि मैं प्रोटीन फॉर्म कर रही हूँ फ्रॉम अमाइनो एसिड, मतलब सिंपल से कॉम्प्लेक्स। अब कैटाबॉलिक पाथवे में क्या होगा, जब मैं जो हमारा ग्लूकोज है उसको डिग्रेड कर रही हूँ इनटू लैक्टिक एसिड या फिर हमारे खाने से जो हम ग्लूकोज प्रोड्यूस कर रहे हैं दैट इज कैटाबॉलिक पाथवे, ब्रेक डाउन हो रहा है। तो जो ग्लाइकोलिसिस है जो कि जिसमें हमारा ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है इनटू पायरुवेट मॉलिक्यूल और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वो लैक्टिक एसिड बनाता है जो कि हमारे मसल्स में होता है। तो ये 10 स्टेप पाथवे है। एक एग्जांपल बताया गया है कि जो हमारे बायोमोलिक्यूल्स के जितने भी पाथवेज हैं उनमें वेरियस स्टेप्स होते हैं, वो लीनियर भी हो सकते हैं और सर्कुलर भी हो सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एनर्जी करेंसी है दैट इज एटीपी। अब जितने भी मॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो वो सभी केमिकल कंपाउंड्स जो हैं उन्हें हम बायोमोलिक्यूल्स या मेटाबोलाइट्स कहते हैं।
अब जितने भी मॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी में, उन सबका एक स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन होता है हमारी बॉडी में। अगर वो बढ़ जाए या कम हो जाए तो प्रॉब्लमैटिक कंडीशन क्रिएट होगी। जैसे कि हमारा नॉर्मल जो ब्लड शुगर लेवल है वो इतना रहना चाहिए, लिखा है 4.2 मिलीमोल पर लीटर टू 6.1 मिलीमोल पर लीटर। जबकि हमारे जो हार्मोन्स हैं वो नैनोग्राम्स में प्रेजेंट होते हैं, मतलब और भी कम अमाउंट में प्रेजेंट है। आप लोगों ने कभी ब्लड टेस्ट और ये सब कराया तो आप उसमें रिपोर्ट्स में देख सकते हो कि स्टैंडर्डाइज्ड अमाउंट लिखा होता है कि कितने मिलीमोल हमारे बॉडी में ये मेटाबोलाइट प्रेजेंट होना चाहिए, ये हार्मोन कितने नैनोग्राम्स में प्रेजेंट होने चाहिए। तो सभी मॉलिक्यूल्स जो हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम का पार्ट है वो एक स्टेडी स्टेट में रहते हैं और एक प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन होती है। तो दीज मेटाबोलाइट्स आर इन अ मेटाबॉलिक फ्लक्स, means metabolic flux means proper movement में, they are spontaneously moving inside our body। ठीक है, तो ये सभी जो मॉलिक्यूल्स हैं ये किसी फिजिकल या केमिकल प्रोसेसेस का पार्ट है और ये हमारी बॉडी में एक प्रॉपर इक्विलिब्रियम मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, मींस प्रॉपर स्टेडी स्टेट बनी रहे ताकि सारे प्रोसेसेस स्मूथली होते रहे। बट याद रखना है कि जो स्टडी स्टेट है, मतलब हमारी बॉडी का जो लिविंग स्टेट है, दैट इज नॉन इक्विलिब्रियम। क्योंकि अगर सब कुछ इक्विलिब्रियम मींस स्टेबल हो गया तो हम लोग लिविंग नहीं कहलाएंगे, लिविंग नहीं होंगे, वो डेड कंडीशन होगी। जैसा कि आप फिजिक्स में देखते हो कि सभी सिस्टम जो हैं दे डू नॉट वर्क एट इक्विलिब्रियम, तो वैसे ही हमारा हम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है दे कैन नॉट अफोर्ड टू रीच इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम किस कंटेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं? इक्विलिब्रियम मींस सभी मेटाबॉलिक पाथवेज जो हैं वो प्रॉपरली स्मूथली वर्क करें। बट जो हमारा लिविंग स्टेट है, जो स्टेडी स्टेट है, दैट इज नॉन इक्विलिब्रियम, जिसमें सारे पाथवेज कंटिन्यूअसली मेटाबॉलिक फ्लक्स में है, मींस मूवमेंट में है, पाथवेज हो रहे हैं, एक पाथवे का प्रोडक्ट दूसरे में एज अ सबस्ट्रेट एक्ट कर रहा है। तो जितने भी मेटाबॉलिक पाथवेज हैं ये हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। हेंस द लिविंग स्टेट एंड मेटाबॉलिज्म आर सिनोनिमस, और विदाउट मेटाबॉलिज्म देयर कैन नॉट बी अ लिविंग स्टेट। तो बिना मेटाबॉलिज्म के आप खुद ही सोच सकते हो, अगर कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक रिएक्शन हमारी बॉडी में नहीं हो रहे होंगे तो हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ही नहीं है, हम जिंदा ही नहीं रह सकते। क्योंकि ये सभी पाथवेज जब तक हमारी बॉडी में नहीं होंगे हमें एनर्जी नहीं मिलेगी और हम अपने वाइटल प्रोसेसेस परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। इस वीडियो के नोट्स आपको मिलेंगे बायोपूल के टेलीग्राम चैनल पे और इसका लिंक आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। If you like the videos, please like, comment, share and subscribe. Thank you for watching the video.